नमस्कार। इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों के पास BPSC 131 या EPS 11 रखा हुआ है उनसे संबंधित हमारा आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 500 ईस्वी पूर्व यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। यूनान जिसे आजकल हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से बना है, जो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर, यानी लोगों का शासन को लोकतंत्र सरकार कहा जाता है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी वह सरकार जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई हो उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया में अधिनायकवादी लोकतंत्र है, पाकिस्तान और तुर्की में इस्लामिक लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र और भारत में संसदीय लोकतंत्र है। और हम लोकतंत्र को और किस रूपों में इसको जाना जाता है वो बताएंगे, जिसमें गरीबों का शासन हो, समान अवसर पर आधारित समाज हो, सामाजिक असमानता को कम करने के लिए कोई कल्याणकारी कार्य हो, बहुमत पर आधारित निर्णय हो, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा हो, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो लिखित संविधान, फिर विधि का शासन, मानवाधिकार, इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका बीच विभाजन होना चाहिए, ताकि ये अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र विभिन्न प्रकार का होता है। फॉर एग्जांपल क्लासिक डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, पीपल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड अभी जो न्यू कंसेप्ट आया है ई डेमोक्रेसी। चलिए हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है क्लासिक डेमोक्रेसी, जिसको हम शास्त्रीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र का आधार प्राचीन यूनानी नगर में विकसित हुआ था। ये ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें शक्तिशाली राज्य जनसमूहों में बैठक करते थे। वह सभा की बैठकों के अतिरिक्त नागरिक निर्णय निर्माण और सार्वजनिक कार्यालयों में अपना योगदान देते थे। हालांकि इसमें महिलाओं को, दासों या प्रवासियों को नागरिकता से वंचित रखा जाता था। नेक्स्ट है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, कुलीनवादी सिद्धांत, यानी कि अमीरों का सिद्धांत। यह थ्योरी समाजशास्त्र अध्ययन से डेवलप हुई है, जिसका पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी महत्व है। इसका जो मेन होता है वो है कुछ लोगों का शासन, यानी अमीर वर्ग का शासन हम कह सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञानी मोस्का के कहना है कि समाज को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक शासक और शासित, यानी अमीर लोग गरीबों पर शासन करने के लिए कुलीनवादी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कुलीन सिद्धांत के विपरीत है। बहुलवादी सिद्धांत वाले ये विश्वास करते हैं कि नीति निर्माण एक डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है, जहाँ पर विभिन्न समूह अपने विचारों को स्वीकृति दिलाने के लिए तोलमोल करते हैं, यानी विभिन्न समूहों के बीच आपसी बातचीत का जो परिणाम होता है उस पर जो रिजल्ट निकलता है वो बहुलवादी सिद्धांत उसको अपना लेते हैं एज पर मेजोरिटी। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र। इस संदर्भ में सभी लोकतंत्र सहभागी होते हैं। यह सिद्धांत लोकप्रिय सहमति पर आधारित होता है। हालांकि लोकतंत्र में यह संभावना होती है कि लोगों की भूमिका
सिर्फ मतदान तक की सीमित रहती है, परंतु इसका मेन मोटिव जो नागरिकों और प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं उनके बीच दूरी ना आए, तो उसमें सहभागिता को दर्शाता है। यह सिद्धांत कुलीन तंत्र और बहुलवादी सिद्धांत के विपरीत है। यह सामान्य हित को प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता का समर्थन करता है। नेक्स्ट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ है राजनीतिक निर्णय नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण और तर्कसंगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। यानी कोई भी निर्णय लेना है तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए। इसका जो मेन मोटिव है वो है सर्वहित की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम की प्राप्ति, यानी वो निर्णय जो बेस्ट हो और दूसरा सबके लिए वो सबके हितों की प्राप्ति करने वाला हो, उसी को इसमें अपनाया जाता है। नेक्स्ट है पीपल्स डेमोक्रेसी, जनवादी लोकतंत्र। जनवादी लोकतंत्र उस मॉडल से अभिप्राय है जिसको हम साम्यवादी परंपरा में रखते हैं। साम्यवादी परंपरा जैसे कार्ल मार्क्स ने बनाई थी, मार्क्सिज्म जिसे कहते हैं। यह लोकतंत्र सर्वहरा क्रांति के बाद आई थी। सर्वहरा क्रांति यानी कि मजदूरों की क्रांति कहते हैं। जब मजदूरों के वर्ग ने राजनीतिक निर्णयों में अपनी भूमिका निभाना शुरू किया था, तो उस समय इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी, समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र भी मार्क्सवादी विचारधारा की तरह ही है, पर यह उसमें कुछ परिवर्तन की बात करता है। चाहे दोनों के लक्ष्यों में समानता है, परंतु समाजवादी लोकतंत्र क्रांति के बजाय उत्पादन के साधनों पर विकास करना चाहते हैं। जैसे जनवादी लोकतंत्र हमने पिछला पढ़ा है, वो मजदूरों की क्रांति की बात करते हैं, और जो समाजवादी लोकतंत्र इसमें क्रांति की बात ना करके उद्योगों को या व्यापार को बढ़ावा देकर अपने लोकतंत्र स्थापना की बात करते हैं। नेक्स्ट है ई डेमोक्रेसी, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। यह एक नया कंसेप्ट है, परंतु यह सारा जो भी कंसेप्ट है जो पुराने सिद्धांतों द्वारा किए गए कार्यों पर ही आधारित है। इसमें सभी लोकतंत्र जो अब तक हमने लोकतंत्र पढ़े हैं उसमें जो भी समस्याएं उपस्थित हुई हैं उसका हम ई डेमोक्रेसी के निष्पादन कर सकते हैं। जैसे समय का अभाव, सामुदायिक मूल्यों में गिरावट, विचार विमर्श के लिए अवसरों का अभाव आदि को डिजिटल संचार के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियन डेमोक्रेसी एट ए ग्लांस। इंडिया का लोकतंत्र पूरे विश्व में विशाल लोकतंत्र है। इंडिया ने आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए संविधान को नहीं अपनाया। इन्होंने अपनी असेंबली कंस्टिट्यूट की, जिसमें नए संविधान का निर्माण हुआ और जिसे 1950 में लागू किया गया। और भारत ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर संसदीय प्रणाली को जारी रखा। यानी जब संविधान बनाता तो कई संविधानों को जांचा गया, कईयों को पढ़ा गया, पर जो भारत के पुराने एक्सपीरियंस से इन्होंने उसके हिसाब से अपने जो संसदीय शासन प्रणाली है उसी को अपनाया। और जो लोकतंत्र की जड़ें जिसने मजबूत की वो है जब 1950-51 में 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तो वो चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, जिसमें सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार था। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सबसे पहले तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में ही शामिल है इंडिया एज ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स भारत संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णन करता है इसको। और भारत में संसदीय लोकतंत्र है जो कि एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है, 1 पर्सन 1 वोट। दूसरा, भारत में जो विधानसभाओं के या संसद के जो भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं।
और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लिखित संविधान है, जिसको सबसे उच्च माना जाता है और इसको विधि के शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और इसकी जो देखभाल है वो न्यायपालिका को अधिकार है दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका तीनों की शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स, जो हमने पहले पढ़े थे मौलिक अधिकार, ये अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो कि संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आते हैं। इसके अलावा भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना दायित्व निभाती हैं। द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, जो अपोजिशन होती है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है अपोजिशन में, उसके एक मेंबर को लीडर बनाया जाता है। पर इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर उस पार्टी में टोटल संसद के जितने भी टोटल मेंबर होंगे उसके अगर 10% मेंबर्स उस पार्टी में हैं, ऑपोजिशन पार्टी में, तभी उसका लीडर चुना जाएगा, अन्यथा नहीं चुना जाएगा। और नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मीडिया इज़ फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, यानी राज्य का किसी भी अपना मीडिया में कोई इंटरफेयर नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी हमारे भारत में लोकतंत्र विशेषताओं के होते हुए भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि सबसे पहले राजनीतिक हिंसा, जिसमें पर सबसे प्रमुख मुद्दा है नक्सलवाद। और उसके अलावा जैसे हम बात करें उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफ़ी विद्रोह चलता रहता है, ये भी अपने लोकतंत्र पे धब्बा है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें फेक वोटिंग होती है, यानी फर्जी वोटिंग होती है, और उसमें मनी का पैसे का यूज़ होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है जो कि इसकी जड़ों को खोखला करता है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और लोगों द्वारा मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण भी हमारे लोकतंत्र को काफ़ी धक्का पहुंचता है। अभी हम जितना भी किया उसका समअप कर देते हैं। लोकतांत्रिक संकल्पना का विकास वर्षों में हुआ है और इन वर्षों के दौरान ये अधिक समावेशी हो चुका है, इंक्लूसिव हो चुका है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डायरेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक बहुत टाइप्स की डेमोक्रेसी है, जैसा कि हमने ऊपर सारे पढ़ी हैं। विद चेंजेस टाइम्स देयर न्यू डिमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे अभी मैंने आपको बताया ई डेमोक्रेसी आ गया है, तो इसमें धीरे धीरे अपने लोकतंत्र में सुधार हो रहा है। जैसे पहले हम वोट डालते थे तो बैलेट पेपर के थ्रू पड़ती थी, फिर ईवीएम मशीनें आ गई, फिर ईवीएम मशीनों के बाद क्या हुआ, कई लोगों को शंका होने लगी कि जो हमने वोट डाली है वो उसी पार्टी को डली है कि नहीं, तो उसमें सुधार करने के लिए वीवीपीएटी मशीनें आई, जिसमें वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है, वो वेरीफाई करता है कि आपकी वोट इसी पार्टी को पड़ी है, यानी आपने जिसको बटन दबाया था उसी को पड़ी है कि नहीं, वो आपकी जो स्लिप निकलती है वो वेरीफाई करती है। तो इस हिसाब से जो ई डेमोक्रेसी है ये अपने लोकतंत्र में बहुत सुधार ला रही है। तो आने वाले समय में इसके और भी अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। इंडिया की डेमोक्रेसी है जो, उसमें चाहे कुछ खामियां हैं, परंतु फिर भी ये सबसे बड़ा विशाल लोकतंत्र है। ये काफ़ी सफल रहा है क्योंकि भारत में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर काफ़ी विभिन्नताओं के होते हुए भी इसका लोकतंत्र इसलिए सफल रहा है क्योंकि भारत ने हमेशा प्रत्येक वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए हैं और प्रत्येक वर्ग को लोकतंत्र में सहभागिता दी है। तो अपना जो आज का टॉपिक लोकतंत्र वाला जो समाप्त हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि पेपरों में इसके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।